नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का इस शानदार और एक बेहतरीन सी क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने टर्मिनल विभवांतर V, विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में संबंध को जाना था। आज की क्लास में हम लोग वैद्युत सेलों का संयोजन पढ़ेंगे। जैसे आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, उन्हें जोड़ा जाता था श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। वैसे ही आज हम लोग सेलों का संयोजन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेलों में भी हम लोग दो ही संयोजन पढ़ेंगे, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। सेलों में मिश्रित क्रम संयोजन भी होता है, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, वैद्युत सेलों का संयोजन। इसमें पहली हेडिंग डालेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक बात। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तब आप पूरा लिखना वैद्युत सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा, श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा। देखो, कक्षा 10 में आपने ऐसा पढ़ा होगा कि 3 प्रतिरोध थे, ऐसे 3 प्रतिरोध थे। अगर एक के बाद एक के बाद एक ऐसे जोड़ते जाएं तो ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन बना था। ठीक, अब माना गया था यहाँ प्रतिरोध पहला R1 है, दूसरा मान लेते हैं R2 है, तीसरा R3 है। तो जब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन किया था तब हम लोगों ने निकाला क्या था, तब निकाला था सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। कहने का मतलब ये है इन तीनों को मिलाकर के कुल मिलाकर प्रतिरोध कितना होगा, या कहें इन तीनों की जगह पर एक अकेला प्रतिरोध लगाएं तो कितना होना चाहिए वो। तो वो हमने बताया था, अगर तीनों की जगह पर एक अकेला प्रतिरोध लगाओ तो उस प्रतिरोध का मान R मान लो और उस R का मान होना चाहिए R1 प्लस R2 प्लस R3। ये वाली बात बताई थी कि तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध माने कुल मिलाकर प्रतिरोध कितना होगा, तो वो हम लोगों ने ये निकाला था। वैसे ही आज हम यहाँ श्रेणी क्रम में सेल जोड़ेंगे और ये देखेंगे उन सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, वो तुम्हारी वजह से कह रहे हैं कुल, कहा जाता तुल्य विद्युत वाहक बल। उन सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले चित्र बना लेते हैं हम लोग इसका। देखो, 3 सेल जोड़ेंगे श्रेणी क्रम। एक मान लेते हैं ये सेल है, सेल होता है उसमें एक माइनस होता है एक प्लस होता है, उसके पास में आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r जोड़ देते हैं। ठीक, एक तो ये सेल हो गया अपना। एक और सेल जोड़ते हैं इसी के साथ, एक ये सेल जोड़ दिया। ठीक, और यहां एक और जोड़ देते हैं। ये 3 सेल हैं जो हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं। ठीक, अब ये ना कहना ये बीच बीच में प्रतिरोध जुड़ा ना, ये प्रतिरोध इसका आंतरिक प्रतिरोध है, अंदर दिखा नहीं सके हम। ये पूरा सेल मानो आप, ऐसे हम आउटलाइन कर देते हैं। ये पूरा सेल है, इस सेल की 2 प्लेटें, इसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r। ठीक, और ये दूसरा सेल है। ठीक, और ये तीसरा सेल है। तो ये 3 सेल हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। मान लेते हैं पहले का विद्युत वाहक बल E1 है, दूसरे का विद्युत वाहक बल E2 है, तीसरे का विद्युत वाहक बल E3 है। पहले का आंतरिक प्रतिरोध R1 है, दूसरे का आंतरिक प्रतिरोध R2 है और तीसरे का आंतरिक प्रतिरोध R3 है। और ये तीनों सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। हमें इनका तुल्य विद्युत वाहक बल पता करना है। इनके अलग अलग विद्युत वाहक बल तो पता है, लेकिन इनका तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा, इनका कुल मिलाकर विद्युत वाहक बल कितना होगा, वो चीज पता करनी है। ठीक, तो हम इन तीनों जो चित्र बना रखा है इस चित्र के बारे में एक लाइन लिख देते हैं। क्या, माना कि 3 सेल चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, हमें इनका तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे, माना कि 3
3 सेल चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। हमें अब यहां से लिख देते हैं, हमें इनका तुल्य विद्युत वाहक बल क्या पता करना? तुल्य विद्युत वाहक बल तथा इन तीनों का मिलाकर तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। तीनों का अलग अलग आंतरिक प्रतिरोध तो पता है, लेकिन तुल्य कितना होगा, तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक। माना कि 3 सेल चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, हमें इनका तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। कुल मिलाकर के हमें एक ऐसा सेल बनाना है, ऐसा तगड़ा सा सेल। देखो ध्यान से, मैं मान लेता हूं इन तीनों का मिलाकर के एक ऐसा सेल बनता है जिसका कुल विद्युत वाहक बल बनता है E, ठीक, और टोटल प्रतिरोध बनता है कितना? स्मॉल r। तो वही मुझे पता करना है कि इस E का मान कितना होगा, इस R का मान कितना होगा। मैं मान लेता हूं इन तीनों का मिलाकर के टोटल है E, तुल्य लिख देते हैं साइड में, पता चले E जो है वो इन तीनों का मिलाकर अकेला है, ठीक, और ये जो R है वो इन तीनों प्रतिरोधों R1 R2 का मिलाकर के अकेला है R तुल्य। तो वही मुझे पता करना है, ठीक। इसे हम क्या कहेंगे? अच्छा, इस परिपथ को हम तुल्य परिपथ कह देंगे। क्या कह देंगे? तुल्य परिपथ। तुल्य माने इन सबका मिला के कुल्य परिपथ, बात खत्म। देखो ध्यान से, अब समझना है होगा कैसे। अब देखना ध्यान से, ये अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सभी में समान धारा प्रवाहित होगी, सभी में धारा बहेगी समान, ठीक। अब लेकिन सबके सिरों पर विभवांतर अलग अलग होगा, ऐसा ही हमने प्रतिरोधों में भी किया था। तो मैं मान लेता हूं इस पहले सेल के सिरों पर जो टर्मिनल विभवांतर है, यह है पहला सेल, इसके सिरों पर जो विभवांतर है उसे मान लेते हैं V1। बात समझ में आई? इस दूसरे वाले के सिरों पर विभवांतर मान लेते हैं V2। V2 क्या है? इस दूसरे के सिरों पर है। और मान लेते हैं V3 है तीसरे के सिरों पर विभवांतर। बताओ, यहां तक कोई तकलीफ? बहुत ही आसान चीज है कि तीनों के सिरों पर विभवांतर हमने V1 V2 V3 माने। अब पहले तो ये पता करो पहले के सिरों पर विभवांतर कितना है, फिर दूसरे के सिरों पर विभवांतर कितना है, फिर तीसरे के सिरों पर विभवांतर कितना है। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। लिखेंगे, यदि प्रवाहित धारा I हो, प्रवाहित धारा I हो, तुम खूब बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो यदि परिपथ में प्रवाहित धारा I हो, या कहीं यदि संयोजन में प्रवाहित धारा I हो, लेकिन शॉर्ट में लिखो यदि प्रवाहित धारा I हो। तो अगर प्रवाहित धारा I है, सभी सेलों में प्रवाहित धारा I है, यह ध्यान रखना, इसमें भी धारा I है, इधर से ही I धारा बह रही है सभी में, इसमें भी धारा क्या है? I। तो पूरे में धारा कितनी? I, ठीक। तो इसके सिरों पर विभवांतर निकालना है मुझे। V1 बराबर क्या होगा? E1 माइनस का IR1। बताओ, कल मैंने तुम्हें एक फार्मूला बताया था V बराबर E माइनस का IR, वही फार्मूला हमने इसके लिए लगा दिया। इसमें सारे जो हैं V1 E1 R1 है, तो वही हमने V1 E1 R1 कर दिया, फार्मूला तो वही लगाया, और धारा I है तो I ही रखी है, ठीक। तो पहले के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? V1 बराबर E1 माइनस IR1। दूसरे के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? V2 बराबर E2 माइनस का IR2, ठीक है भाई। तीसरे के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? V3 बराबर E3 माइनस का IR3। बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम निकालेंगे कुल विभवांतर कितना होगा। क्या निकालेंगे?
कुल विभवांतर V, कुल विभवांतर V बराबर, कुल विभवांतर V निकालना है तो तीनों को जोड़ दो, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, मान रखते हैं तीनों का, तो V बराबर बनेगा V1 का मान E1 माइनस IR1, E1 माइनस का IR1। ठीक, ये V1 का मान हो गया, प्लस V2 का मान रखेंगे E2 माइनस का IR2, प्लस V3 की जगह पर रखेंगे E3 माइनस का IR3। यहां तक बात समझ में आई? ऊपर से मिटाना होगा अब हमें। देखो ध्यान से, इसको ऊपर ले चलते हैं, तो V बराबर क्या लिखेंगे, E1 E2 E3 ये सब इकट्ठे लिख लो, E1 प्लस E2 प्लस E3 ये इकट्ठे लिख लिए। क्या बचा, माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3, माइनस का IR1 माइनस IR2 माइनस IR3, ऐसा ही तो बचा। इन सब में माइनस I कॉमन है, तो देखो क्या लिख सकते हैं, E1 प्लस E2 प्लस E3, एक कोष्टक में कर लिए, माइनस I बाहर निकाल लिया। अगर माइनस I ले लेंगे तो केवल R1 बचेगा, प्लस माइनस I चला गया, R2 बचेगा, माइनस I चला गया, प्लस R3 बचेगा। V बराबर ये आया। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। यहां तक तो बात समझ में आई होगी। अब क्या लिखेंगे, अब इन तीनों का तुल्य परिपथ बना लेंगे। तुल्य माने कुल मिलाकर परिपथ। ये चित्र भी बना लिया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मिटाएं अब तीनों की जगह पर क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे, तीनों का कुल तगड़ा सा बनाएंगे इसको। ये क्या बना दिया हमने, तीनों का तुल्य परिपथ बना दिया। अच्छा, अगर ये तुल्य परिपथ बना दिया तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो होगा R तुल्य, भाई तीनों का मिलाकर के तुल्य, और तीनों का मिलाकर के विद्युत भागफल होगा E तुल्य। ठीक, और धारा तो उतनी ही जाएगी भाई, तीनों में एक जैसी धारा जा रही तो इसमें भी धारा आई जाएगी। और इसको कर देते हैं थोड़ा डब्बे में बंद, ताकि ये लगने लगे पूरा सेल। ठीक, तो अब हमने बनाया तुल्य परिपथ। अब लिखेंगे तुल्य परिपथ के लिए, तुल्य परिपथ के लिए अब एक चीज समझना कि जो तीन थे हमारे पास, पहले तीन थे ऐसे, एक के सिरों पर विभवांतर V1 था, दूसरे पे V2 था, तीसरे के पे V3 था। अभी ये भूल जाओ, पहले वाला थोड़ा दिमाग में लाओ कि पहले विभवांतर V1 था, दूसरे पे V2 था, तीसरे पे V3 था। तीनों का कुल मिलाकर के विभवांतर कितना था, V, जो कि हमने ये निकाला। हमने कहा कुल विभवांतर तीनों को जोड़ दो, तो कुल विभवांतर था V। तो मैं पूछूं इसके सिरों पर विभवांतर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कुल होगा, क्योंकि सबका कुल कर लिया है। तो विभवांतर इसके सिरों पर कितना होगा भाई, इसके सिरों पर विभवांतर होगा कुल विभवांतर V। तो अगर देखा जाए इसके सिरों पर विभवांतर तो वो होगा V। ठीक बात, क्योंकि तीनों का कुल मिलाकर क्या था, V। अच्छा, अब लिखो तुल्य परिपथ के लिए ये विभवांतर V का मान कैसे निकाला जा सकता है। V बराबर फार्मूला होता है E माइनस का IR। तो हमें ये V निकालना है। हम लिखेंगे V बराबर E, इसमें कितना है, E है E तुल्य, माइनस का E माइनस I तो I है, R की जगह पर है R तुल्य। बताओ भाई, बात समझ में आई। जब टोटल सेल कर लिया है तो तुल्य ही लिखा जाएगा। देखना ध्यान, इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 की अगर तुलना करो तो V जो है V के बराबर है,
और देखो ध्यान से माइनस आई माइनस के बराबर आई आई के बराबर, ऐसा लग रहा जो ई तुल्य है वो इस पूरे कोष्टक के बराबर है और ये जो है पूरा कोष्टक इस आर तुल्य के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, ई तुल्य इसके बराबर है। ई तुल्य किसके बराबर है, E1 प्लस E2 प्लस E3, यही तो बात है। इसको कर दो डब्बे में बंद। और क्या, जो आर तुल्य है अपना वो इस पूरे के बराबर है, यानी आर तुल्य बराबर कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R2 प्लस R3। बताओ भाई, यही तो हम लोगों को निकालना था कि जो तीनों को मिलाकर के एक तुल्य सेल बनेगा, उस तुल्य सेल का तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। हमने तुल्य विद्युत वाहक बल निकाला, ये आया, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकाला, ये आया। अब तुम्हें एक मजे की बात बताएं, अभी तक हमने ये पूरा डेरिवेशन हो चुका अपना, इसे नोट कर लो फिर बताएं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। लिख लिया, देखो जो हमने चित्र बनाया था पहले ये था, इस चित्र में क्या था, ये प्लेट माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तीनों सेल मतलब कहे सीधे सीधे जोड़ रखे थे। लेकिन अगर उल्टा जोड़ दें इस वाले सेल को, ऐसा कर दें, ये प्लेट कर दें माइनस और ये कर दें प्लस, अगर हमने ये सेल सही जोड़ा ये सही जोड़ा, इस बीच वाले को अगर उल्टा कर दिया तब भी क्या फार्मूला यही रहेगा या फार्मूला बदल जाएगा। तब देखो इसका था E1, देखो ना ध्यान से, इसका था E2, इसका था E3, प्रतिरोध था R1 R2 और R3। अगर कोई भी एक सेल उल्टा कर दोगे तो इन फार्मूलों में परिवर्तन क्या आएगा, जो भी सेल मान लो उल्टा लगा है उसका विद्युत वाहक बल माइनस में हो जाएगा। अगर सेल ऐसे जुड़े हों तो अपने फार्मूले ये बनेंगे। प्रतिरोध पे कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रतिरोध इसका 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 तीनों जुड़ने ही है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो प्रतिरोध वैसे ही रहेंगे, बस विद्युत वाहक बल का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक। अगर ये वाला भी उल्टा कर दो तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। बस तो क्या लिख सकते हैं, क्या महत्वपूर्ण बात क्या लिख सकते हैं, स्टार मार्क करके लिखेंगे, बहुत ही ज्यादा लाल रंग से बनाएंगे। अब हम देखो लाल रंग से एक बात क्या लिखेंगे कि अगर एक भी सेल को उल्टा कर दिया जाए, विपरीत लगा दिया जाए, इसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं ध्रुवता बदल दी जाए, यानी जो प्लस था उधर माइनस कर दिया। एक मिनट, गड़बड़ ही बोल दिया मैंने, अभी आएगा समझ में, थोड़ा बैलेंस होने दो मामला। ये था E1, ये था, ये तो सही जुड़ा, ये भी सही जुड़ा, इसी बीच वाले को मैंने उल्टा कर दिया था। हुआ क्या था, पहले उधर माइनस था अब उधर प्लस कर दिया, ध्रुवता बदल दी, जो माइनस था वो प्लस कर दिया। तो यही लिखेंगे, अगर किसी सेल की ध्रुवता बदल दें माने उल्टा जोड़ दें तो उसका विद्युत वाहक बल माइनस में लिया जाता है, ठीक। क्या लिखेंगे, यदि किसी सेल की ध्रुवता बदल दें, ध्रुवता बदल दें तो विद्युत वाहक बल का चिन्ह बदल जाता है, क्या बात हुई भाई, यदि किसी सेल की ध्रुवता बदल दें तो विद्युत वाहक बल का चिन्ह बदल जाता है। और ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस बात पे बहुत कम ध्यान देते हैं लोग और यहीं से कहीं ना कहीं सवाल बन जाता है। जब ऐसा सवाल आ जाता है फिर कहते हैं ऊट पटाख सवाल पूछ दिया, सेल ही उल्टे जोड़ रखे थे। सेल नहीं उल्टे जोड़ रखे थे, सेल सही जोड़ रखे थे, बस कॉन्सेप्ट नहीं पता था आपको। तो ये हो गया भाई श्रेणी क्रम संयोजन। चूंकि हम क्लास को बहुत छोटा छोटा करते हैं तो आज के लिए बस श्रेणी क्रम संयोजन रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे समांतर क्रम संयोजन के लिए।